अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज़ादी के महीने का आगाज़ हो गया है, तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जब मैं पड़ोस में देखती हूँ और उनके खोदे हुए गढ़ों को देखती हूँ तो बार बार बानियाने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने को दिल चाहता है कि एक बार फिर नज़र आ रहा है मोदी को मुँह की खानी पड़ गई है। पाकिस्तान के लिए गढ़ा खोदने वाला भारत खुद इस पे गिर पड़ा है। पाकिस्तान के लिए आलमी और सिफारती तन्हाई के ख्वाब देखने वाला इंडिया खुद आलमी अकेलेपन का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती करना मोदी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी और भयानक मिस्टेक हो गई है। पाकिस्तान के हाथों मार्का हक में मार खाकर मोदी ने राफेल तैयारे गिराकर न सिर्फ फ्रांस की साख मुतासर की बल्कि भारत की झूठी ताकत का भांडा भी बीच चौराहे फूट गया। और इस आलमी बेइज्जती के बाद से मोदी बुलाए बुलाए फिर रहे हैं। मोदी की इस हालत को अमरीकी सदर ट्रंप के सालिसी के बयानात, पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वन ऑन वन मुलाकात और बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ ने मज़ीद ख़राब कर दिया है। सिर्फ तारीफ़ ही नहीं, सदर ट्रंप तो मोदी के शाइनिंग इंडिया के नारे को तारीख कर रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका तेल के बड़े ज़खायर पर मिलकर काम करेंगे। क्या पता पाकिस्तान आने वाले दिनों में इंडिया को ही तेल फ़रोख्त कर रहा हो। अमरीकी सदर ने नाज़रीन भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी कहा है। मोदी जिस ट्रंप को नमस्ते करते नहीं थक रहे थे, वही ट्रंप आज मोदी का अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं। कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। तो मोदी से नाराज़गी का इजहार करते हुए सदर ट्रंप ने भारत पर 25% तजारती टैरिफ भी लगा दिया है। और इसके साथ ही अमरीकी सदर ने रूस से हथियारों और तेल की खरीदारी की वजह से इंडिया पर इजाफी जुर्माना आयद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके जवाब में मोदी सरकार बिल्कुल खामोश है। लेकिन गैर मुल्की मीडिया बता रहा है कि भारतीय सरकारी रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी है। इसके बरक्स नाज़रीन पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डील फाइनल कर ली है, जिसके बाद पाकिस्तान पर टैरिफ की जो शरह है वो 29% से कम होकर 19% कर दी है, जिसने भारत के ज़ख्मों पर बाकायदा तौर पर नमक का काम किया है। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि बाहर की दुनिया ही नहीं बल्कि भारत के अपने अवाम और अपोजिशन मोदी सरकार पर टिका कर वार कर रहे हैं। मोदी का अपना ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी हुकूमत के लिए रंग में भंग का सबब बन गया है। पाकिस्तानी फौज ने तो इस सिंदूर का रंग फीका कर ही दिया था। भारत की अपोजिशन हर बार अपनी हुकूमत के इस झूठे दावे का पोल खोल कर मोदी का रंग लाल पीला कर रही है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मोदी ना दोहरी मुश्किल का शिकार हैं। ना तो वो बेचारे अपने झूठ को सच साबित कर पा रहे हैं और ना ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को खुलकर झुटला पा रहे हैं। और उनकी इस हालत का सबसे ज़्यादा मज़ा भारतीय अपोजिशन कांग्रेस भरे पार्लियामेंट में ले रही है। मोदी की ये जो हालत है ये इंतहाई काबिल अफसोस है, जो अपने साथ भारत का मुस्तकबिल भी तारीख बना रहा है। वैसे मोदी ने 2 दिन पहले भारतीय पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने 1.25 घंटे की तकरीर की, लेकिन ना उन्होंने पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का कोई तस्करा छेड़ा, ना सदर ट्रंप के सालिसी के बयानात की उन्होंने तरदीद की, ना चीन के हवाले से कोई लबकुशाई की। सवाल उठे और तनकीद हुई तो कभी मोदी अपनी अपोजिशन को छिचोरा कह रहे हैं, कभी भड़कियां मार रहे हैं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के झूठ को छुपाने के लिए भारतीय वज़ीर दाखिला ने एक नए ऑपरेशन महादेव का शोशा छोड़ा है और मासूम मुसलमानों का खून बहाना फिर से शुरू कर दिया है। प्रोग्राम में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो मुआहदा हुआ है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान और फिर भारत के साथ जो कुछ हो रहा है, तो इस पर बात करने के लिए ये वाकई एक तारीख़ी मौका है पाकिस्तान के लिए, एक बड़ी कामयाबी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब। सबसे पहले तो ये जो तिजारती मुआहदा हमारा हुआ है, अमेरिका ने टैरिफ में 10% कमी की है, वज़ारत ख़जाना इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। कितने मुश्किल सर ये मुज़ाकरात थे या क्या चीज़ें हमने उनकी मानी, क्या हमने मनवाई, क्योंकि हम तो ज़ीरो टैरिफ वाली सिचुएशन के साथ जाना चाह रहे थे ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए ये कामयाबी जो है जी ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की अवाम की है, और ये कामयाबी जो है ये पूरी रियासत हुकूमत पाकिस्तान और उसके जो डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ थी उसकी काविशों से हुआ है। और ये पिछले 3 महीनों की जो नेगोशिएशंस का एक प्रोसेस रहा है उसके नतीजे में हुई है।
उसमें यकीनन आखिरी जो राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुआ है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर वाशिंगटन डीसी में थे, जहाँ पर उनकी यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी से भी, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात हुई। साथ और भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद थे और 2-3 हफ्ते कबल भी वो इसी काम के लिए पहले गए हुए थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड डील कंक्लूड हुई और इसकी बुनियाद जो है वो बुनियादी तौर पर पिछले 3-4 महीनों में जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में ओवरऑल एक स्ट्रेंथनिंग हुई है, वो बुनियाद बनी है एक ऐसी ट्रेड डील की जिसका पाकिस्तानी मईशत को बहुत फ़ायदा होगा। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जंग के दौरान भी जिस तरीके से हमने जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह जीती अल्लाह ताला के फजलो करम से, मगर डिप्लोमेटिक सतह पर भी जिस तरह अपने आप को कंडक्ट किया उसमें अमेरिका ने फिर बीच में एक किरदार अदा किया और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब लीड कर रहे थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार था। आपने बाद में देखा भी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की प्रेसिडेंट ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात हुई। रिसेंटली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। तो ये सब तसलसल था इन सब चीज़ों का जो कि एक बुनियाद बनी इस माहौल की जिसमें ट्रेड नेगोशिएशंस हो सकें। नेगोशिएशंस क्या हुई हैं ये बता सकते हैं? देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ्स में रिडक्शन हुई है जी। तो पाकिस्तान के देखिए बुनियादी तौर पे हमारे लिए बॉटम लाइन ये है कि हमारी अशिया जो टैरिफ्स थी वो पहले 29% थी अमेरिका के लिए और अब वो 19% हो गई हैं। और इसको ख़ास तौर पे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं अमेरिका में जब जाएंगी तो उसकी प्राइस कंपेरेटिवनेस बढ़ेगी, वो अमेरिका में उसके लिए डिमांड बढ़ेगी और हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का एक मौका मिल रहा है। और अभी भी पिछले माली साल में अगर आप पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट्स देखें तो वो 32 अरब डॉलर थी, जिसमें से 6 अरब डॉलर सिर्फ अमेरिका जो पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट मार्केट है जी। अब बिलाल साहब, जो पाकिस्तान अमरीकी मसनूआत आएंगी उनके ऊपर कितना टैरिफ है? क्योंकि 19% तो वो है ना जो हमारे पास से जाएंगी। नहीं देखिए, हाँ जी वो फिगर्स भी जी इमर्ज करेंगे। देखिए बात यह है कि बुनियादी तौर पर कि हम ओवरऑल भी वैसे अब टैरिफ रिफॉर्म से बतौर मुल्क गुजर रहे हैं और उसके अंदर आपकी जो टैरिफ्स हैं मुल्क में, हम ओवरऑल उसमें अगले 5 साल में कमी करने जा रहे हैं और ये पहले साल में, इस माली साल में इकदाम उठा भी लिए गए हैं क्योंकि हम अपनी मईशत को ज़्यादा कंपेटिटिव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें रॉ मटीरियल्स और मशीनरी की कॉस्ट कम हो जो कि बुनियाद बनती है मुल्क में पैदावार के लिए, मुल्क में एक्सपोर्टेबल गुड्स बनाने के लिए। तो जो रॉ मटीरियल्स दरकार होती है या मशीनरी दरकार होती है अपने मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क के दीगर सेक्टर्स को एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स बनाने के लिए, उसकी कीमत की कमी के लिए टैरिफ रिफॉर्म्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और 5 साल के अंदर 3 किस्म की ड्यूटियां हमारे मुल्क में होती हैं जी, कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी। तो 5 साल बाद रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी मुकम्मल खत्म कर दी जाएंगी। कस्टम ड्यूटी की मैक्सिमम स्लैब वैसे भी 15% रह जाएगी और उस सफर की तरफ माली साल के अंदर इकदाम उठा भी लिए गए हैं और ऑलरेडी ड्यूटीज में काफी। सर हमने एक और भी डिसीजन लिया है, हम अमेरिका से तेल परचेज करेंगे। अब जो उसकी पहली खपत है यानी 10 लाख बैरल की, ये शिपमेंट अक्टूबर में पहुंचेगी। आप समझते हैं ये महंगा नहीं पड़ेगा हमें? ये दुरुस्त फैसला है? क्योंकि हम ऐसा तजुर्बा रूस के साथ भी कर चुके हैं ना बिलाल साहब। नहीं देखिए वो तो आई थिंक वो उसकी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की तो स्पेसिफिक्स मेरे पास नहीं है। मेरा ख्याल है कोई एक शायद प्राइवेट कंपनी जो इंपोर्ट कर रही है। तो देखिए हमें तो इस चीज़ से गर्ज है कि अच्छे मयार का तेल अगर दुनिया में कहीं से भी अच्छी कीमतों पर आता है तो उसमें हमारे मुल्क की बेहतरी है, हमारे अवाम की भी बेहतरी है। तो आई थिंक बुनियादी मयार तो यही होना चाहिए। दूसरी जो बात है जी, जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो और कौमी सतह पर जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से बात करता है, जिस तरह अभी पाकिस्तान और अमेरिका में हुआ है, तो ओवरऑल एक कमिटमेंट का इजहार है कि चाहे एनर्जी सेक्टर में, माइंस एंड मिनरल्स में, IT सेक्टर में और सेक्टर्स में अमेरिका ने अपनी एक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने का की कमिटमेंट का इजहार किया है जी। और इसको अब इसके नतीजे में दोनों साइड्स हुकूमतें बैठेंगी भी, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनती हैं, दोनों वजारतें मुतल्लिका वजारतों का इसमें काम होता है। फिर कोशिश होती है कि कोई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखी जाएँ, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखी जाएँ। तो ये एक तसलसल होगा इस काम का कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करके इसको जल्द से जल्द मटीरियलाइज कराना। जी अच्छा, कल हमने एक और चीज़
भी देखी सर, बैरून मुल्क से जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर 5% टैक्स लगाया गया था, वो वापस ले लिया गया। लेकिन इसके हवाले से खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि ये अमेरिका के मुतालबे पर किया गया है, तो इस तिजारती डील से जोड़ रहे हैं, ज़रा कंफर्म कर देंगे आप? अमेरिका की तरफ से यकीनन ये वन ऑफ द थिंग्स थी जिसके ऊपर उनकी तरफ से बातचीत आई थी। तो फिर और इसीलिए फिर हमने यही फैसला किया कि क्योंकि एक नया टैक्स है तो इसको अभी बजाय इसके कि किसी एक मुल्क के लिए उसको रोका जाए टू इंश्योर कि ये एक फेयरनेस रहे, तो इसीलिए कुल जो एक नया टैक्स था उसको अभी के लिए अभी विड्रॉ किया गया। अच्छा बिलाल साहब, ये जो ऑयल वाली डील हमारी हुई है तो इसके लिए अमरीकी सदर कह रहे हैं हमारे तेल के ज़खायर को तलाश करने में भी मिलकर काम करेंगे। फिलहाल एक कंपनी इंतखाब के अमल में है जो इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। तो फाइनलाइज क्या चीज़ें हुई हैं सर, किस बेस पर हुई हैं? जी देखिए किरण साहब, जिस तरह आपने खुद बयान किया वो ट्वीट में भी इसी बात का जिक्र है कि एक कंपनी आइडेंटिफाई होगी, ऑयल एंड गैस में एक्सप्लोरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई होंगी। तो ये एक तो ये इस इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ का आगाज़ इसी तरह एक इरादे से होता है कि इस सेक्टर में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है और उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। उसके बाद फिर इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, तो उसमें यकीनन अमेरिकन साइड अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखेगी, हम मावनत करेंगे जो डेटा फरामी की हद तक अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आगे जल्द अज जी आगे आई थिंक आइंदा महीनों में आप देखेंगी कि इसके ऊपर तेजी से एक प्रोग्रेस होगी जिसमें दोनों साइड्स बैठ के आइडेंटिफाई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, उसका क्या तरीकाकार होना होता है और जो मराहिल होंगे वो तय किए जाएंगे। अच्छा, ऑयल और गैस के बड़े ज़खायर के बारे में ना हमने 2019 में भी हुकूमत से सुना है, बड़े बड़े दावे किए गए थे लेकिन फिर वो गलत साबित हुआ। तो इस बार क्या फिजिबिलिटी कैलकुलेशन हो गई है कुछ कंफर्म कर सकते हैं? नहीं देखिए इस तरह किरण साहब इस तरह होता नहीं है ना जी। आमतौर पे यही होता है कि आप मुल्क के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का जो अमल है, जो उसकी प्रैक्टिस है, जो उसकी उसमें इंटरेस्ट है, उसको हम बढ़ाएं। हम ऐसे यहाँ पे हालात पैदा करें कि दीगर कंपनीज लोकल या इंटरनेशनल वो आके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बढ़ाएं। और कभी जब आप वो एक्सप्लोरेशन की एफर्ट करते हैं तो कभी ज़खायर निकलते हैं, कभी नहीं निकलते, मगर दुनिया भर में इस तरह ही होता है कि आप एफर्ट करते हैं और आप ऐसा कंड्यूसिव माहौल बनाते हैं कि इकोनॉमिकली फीजेबल हो कि लोग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करें। तो यहाँ पर बुनियादी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करने की हो रही है, वो फिर अगले मराहिल होते हैं। अच्छा, मौलाना साहब बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं सारे मामले के ऊपर। फिर APC हुई, वहाँ पर भी अपोजिशन की तरफ से मुतालबा सामने आया कि जो भी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है उसको सामने लाया जाए, उस पर डिबेट की जाए, बात की जाए। करेंगे आप सर? जी देखिए इसमें तो कोई जी देखिए पार्लियामेंट आगे, नेशनल असेंबली आगे सेशन में आ रही है तो यकीनन जी कोई ऐसी बात नहीं है जी। हम ऐवान है हमारे लिए एक इट्स द हाईएस्ट फोरम इन द लैंड और वहाँ पे बिल्कुल जी ये ट्रेड डील है जो कि पाकिस्तान की एक मईशत के लिए बहुत खुशाइन खबर है और बिल्कुल हम उसकी तफसीलात जो हम आपके सामने भी अभी डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल पेश करना चाहेंगे। और कोई भी जो हमारे मौजूद ऐवान के सवालात होंगे जिस तरह हम दीगर और उमूर पे देते हैं उन सवालों के भी जवाब देंगे। तो यकीनन ये कौमी एक अकॉम्प्लिशमेंट है जिसकी हमारी मईशत को ज़रूरत थी। हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम मुस्तकिल सतह पर IMF निजात हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह बिल्कुल जी हम हमेशा पेश हैं जी। अच्छा बिलाल साहब, पाकिस्तान और भारत के साथ जो अमरीकी सदर का रवैया है ना वो उसमें बड़ा वाजे, बड़ी क्लैरिटी के साथ मुख्तलिफ है दोनों तरफ। तो इसका क्रेडिट एब्सोल्युटली आप दें फील्ड मार्शल को कि वो जिस तरह से व्हाइट हाउस गए, वहां पर जिस तरह उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद चीजें भी टर्न अराउंड होना शुरू हुई। का एक बड़ा क्रिटिकल किरदार रहा है और ये ओवरऑल जिसे हम होल ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, यह रियासत की एक ओवरऑल कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट का नतीजा है। उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इसहाक डार साहब एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन हैज प्लेड देयर रोल। मतलब कि हम जिस तरह के मैंने आपको पहले कहा, जब हम जंग के दौरान भी हमने जिस तरीके से अपने आप को डिप्लोमेटिकली कॉन्डक्ट किया, हमने हरगिज़ भी कोई गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं दिया। हमने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का मुजाहरा किया अपने कॉन्डक्ट में भी, अपनी डिप्लोमेसी में भी, जंग में भी जिस तरीके से हमने वो जंग जीती और इंफॉर्मेशन सतह पर भी, बल्कि मीडिया का भी उसमें किरदार रहा था। तो
यकीनन इसमें हमारी अफवाज का ना सिर्फ जंग की हद तक बल्कि डिप्लोमेटिक सतह पर भी एक कलीदी किरदार रहा है और फील्ड मार्शल साहब का भी रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आपने देखा है कि और अक्रॉस द बोर्ड सब ने एज ए टीम एफर्ट की, जिसके नतीजे में आज आप देख रही हैं ना सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ एक ही वक्त में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं पिछले चंद माह। सही, अब कुछ इंटरनल ताल्लुकात भी है, लेकिन जिस तरह के अब फैसले आ रहे हैं और जो चीज़ें हो रही हैं, लगता नहीं है कि उधर ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अब अलीमा खान साहिबा बता रही हैं कि वीज़ों के लिए, खान साहब के बेटों के वीज़ा के लिए उन्होंने हाई कमीशन में दरख्वास्त दी है और सफ़ीर ने उन्हें बताया है कि वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या वीज़े जारी करने जा रहे हैं? क्या करेंगे? हमेशा कहा जी उनके बेटों का आना ना आना मेरे लिए तो एक नॉन इवेंट है। वो आ जाएं तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, और मुल्क में आने का एक प्रोसीजर है। मेरे तो ये भी इल्म ही नहीं था कि उनको अब वीज़ों की ज़रूरत थी। आई थॉट वो अगर एक खान साहब के बेटे हैं तो शायद नाइकॉप या इस तरह की कोई चीज़ होगी, मगर कोई भी शख्स आना चाहता है तो उसका हक है। मगर पाकिस्तान में आने का एक प्रोसीजर है, या आपके पास पाकिस्तान की शनाख्त हो या आप वीज़ा लगवा के आएँ, तो जो भी प्रोसीजर है उस हवाले से फॉलो करके कोई भी शख्स आ सकता है। मेरे लिए ये बात उनका आना ना आना किसी खास अहमियत की हामिल नहीं। सही, एक और भी मामला, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक स्टेटमेंट दिया, ऐसा स्टेटमेंट जिसका फिर भारत ने फ़ायदा उठाया। अब वो इस हवाले से न सिर्फ फैटफ को ख़त लिखने जा रहे हैं बल्कि खुद भी पेश होने का कह रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं वफाकी हुकूमत, सलामती के इदारे उनके इस स्टेटमेंट को और उनके इस अमल को? नहीं, मेरे ख्याल से जी वो बयान जो उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, मेरी समझ से बाहर है कि कोई पाकिस्तानी शहरी, लेट अलोन खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर, किस तरह इस तरह के अल्फाज अपनी अफवाज के मुतल्लिक बयान कर सकता है, जो कि वही अल्फाज हैं जो मोदी हमारी अफवाज के मुतल्लिक अदा करता है। वो भी मोदी भी बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मुतल्लिक यही बातें करते हैं जो उस दिन अली अमीन गंडापुर साहब ने की। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि आप कौन सी ये सियासत है और कौन सी ये सोच है। सियासत भी छोड़ दें, ये कौन सी सोच है, कौन सा पाकिस्तानी इस तरह सोचता है। और इससे बड़ा प्रूफ हो नहीं सकता कि अब मोदी और अली अमीन गंडापुर एक ज़ुबान बोल रहे हैं, कि इससे ज़्यादा प्रूफ हो नहीं सकता कि उनकी की ज़ुबान को लेके अपने मुकदमा लड़ने के लिए भारत उनके अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा हो। तो नहायत मैं आपको बताऊँ जी, अफसोसनाक बात है। और मेरे नज़दीक तो इसका एक ना कोई जस्टिफिकेशन है। और मैं तो उम्मीद कर रहा था कि PTI के अंदर और लोग हैं, कम से कम वही इसको कंडेम कर देंगे, मगर बदकिस्मती से कोई कंडेमनेशन नहीं आई। क्योंकि ये बातें जो है ना जी, ये सियासत से, कौन हुकूमत में रहता है कौन नहीं रहता, ये इससे बहुत बड़ी बातें। और मेरे ख्याल से इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। मैं उम्मीद कर रहा था कि खुद ही ये नज़रसानी कर लेंगे, मगर नहीं हुई। तो बहरहाल जी, अब बदकिस्मती से ये हालात हैं। हमारा ख्याल था कि इनकी सोच बदल गई होगी, मगर जो 9 मई की सोच थी वो आज भी नज़र आ रही है। और इसीलिए PTI के ही खैबर पख्तूनख्वा के CM, जो कि एक ऐसे सूबे के CM हैं जो जंग की फ्रंट लाइन पर है, वो आज मोदी के अल्फाज अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अजहर कियानी साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। जो हमारा मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ, उस पर डिस्कशन हो रही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जलसे के हवाले से या उनके बेटों के हवाले से तो बिलाल अजहर साहब कह रहे हैं कि ये तो उनके लिए बिल्कुल ही नॉन इशू है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐलान किया हुआ है, 5 अगस्त को उन्होंने जलसा करना है, उसके लिए एप्लीकेशन भी दिया है, इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी है। इसके अलावा बेटों को वीज़े का इजरा हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर जो APC हुई है उसका एलामिया सामने आया है, उसके मुतालबात सामने आए हैं, उसको हुकूमत के सद तक मानेगी, क्योंकि यही वो इल्ज़ामात और यही वो मुतालबात हैं जो ये मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो इसी तरह के मुतालबात किया करती थी, लेकिन आज जो अपोजिशन में हैं वही हुकूमत में थे और उस वक्त ये नहीं सुना करते थे। तो इस पर बात करते हैं। बाबर आवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। बाबर आवान साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, अहम चेहरा हैं। बेहद शुक्रिया आवान साहब। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए सर, ये जो 2 रोज़ा अपोजिशन की APC थी होगी मुकम्मल, इसका एलामिया आ गया सामने, और एलामिया में जो मुतालबात सामने आए हैं, कौमी डायलॉग है, सियासी क़ुव्वतों में इत्तेफाक है, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की तश्कील है, और नए मिसाक़ मईशत जैसे मुतालबात हैं। सर ये बातें वो हैं जो नून लीग भी किया करती थी और पीपल्स पार्टी भी किया करती थी उस वक्त जब आप लोग हुकूमत में हुआ करते थे। आपको लगता है कि अब हुकूमत इस पर बातचीत के लिए तैयार हो जाएगी? देखिए, ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है और तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो मूवमेंट है, ये उनका एलामिया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकेले एलामिया नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है
कि हमारे दौर से इमरान खान की हुकूमत से कंपेयर किसी कीमत के ऊपर नहीं किया जा सकता। इस निज़ाम को जो फॉर्म 47 की पैदाइश है वो एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, हम आंसरेबल थे लोगों के सामने। आपको याद है कि डी चौक में रोज़ धरने हुआ करते थे, जो फैज़ाबाद का पुल है वहाँ रौनकें लगवाई जाती थी, इसके बावजूद किसी को कभी हमने मारा नहीं, ना किसी को हमने वहाँ से उठा के बाहर फेंका था। तो ये दो मुख्तलिफ अदवार हैं। इस दौर में ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बाई पार्टिजन छोटी पार्टियाँ जो इनफरादी पार्टियों में के लीडर भी उसमें आए हैं, और ये इस काफिले की इब्तदा है। और ये इब्तदा जो है वो अगस्त के महीने में हुई है और 5 अगस्त इसकी कल्मिनेशन होनी है, ये जो माहौल बनते जा रहा है। इसलिए इस गवर्नमेंट से तो इमरान खान के साथ हूँ मैं बाकी कोई कुछ कहे, मेरा मौक़िफ़ वही है जो इमरान खान का है कि इस गवर्नमेंट से क्या बात की जाएगी। ये गवर्नमेंट है कहती है जी हमें एग्जैक्टली मैं आवान साहब मैं यही बात आपसे पूछना चाह रही थी कि जो मुतालबात आए हैं सामने सर, इसके ऊपर खान साहब को ऑन बोर्ड लिया गया है, क्योंकि जो लोग हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं खान साहब तो उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और उनके नज़दीक के बेख्तियार लोग भी हैं, इख्तियार कहीं और है। अब जो चीज़ें एलामिया में सामने आई हैं तो वो इन बेख्तियार लोगों के मैंडेट में ही है सर। देखिए ये दो अलग चीज़ें हैं, एक जो इज्तिमा हुआ मैंने उसकी तौसीफ की है, और दूसरा जहाँ तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसकी मैंने तनकीस नहीं की, उसको मैंने मुस्तरद किया, इसलिए कि इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। मैंडेट हमारे पास था, इन्होंने पहले हमारा इमरान छीना, फिर हमारा बल्ला छीना, फिर सियासी मैदान छीना, फिर हमारा इंतखाबी निशान छीना, फिर हमने लोगों को किसी को क्या इंतखाबी निशान दिया, किसी को क्या। इसके बावजूद जब PTI की व्हाट्सएप साइट के ऊपर आए जो लोग, बाकियों ने विड्रॉ कर लिया और वो इलेक्शन जीत गए। ये तो एक हारा हुआ लश्कर है जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है। आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि इनको बाद में पता चला कि हमारा अमेरिका के साथ वो जो 2019 में जिस ऑयल ड्रिलिंग के बारे में इमरान ने बात की थी और वहाँ शुरू करवाई थी, वो इनको पता ही नहीं चला कि कोई मुआहदा भी हो चुका है हमारा, हालांकि ये ऑक्शन होना चाहिए था। और इंटरनेशनल ऑक्शनियर्स आते, उसमें रशिया आता, उसमें चाइना आता, दूसरों को भी मौका दिया जाता है। इनके पास कोई इख्तियार सिरे से आई नहीं, इसलिए अगर कोई और भी कहेगा कि इनसे बात करो तो मैं कम अज़ कम उसका हामी नहीं हूँ। ठीक, आवन साहब साथ ही मौजूद रहेगा, जैसे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, मुझे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत से अहम मामला हैं जिस पर बाबर आवान साहब से बात करते हैं। ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ मौजूद है बाबर आवान साहब। बाबर आवान साहब, आपसे बात हो रही थी जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डील हुई है तेल के मामले पर, तो आप कह रहे थे कि ये आपकी हुकूमत के, इमरान खान की हुकूमत के लगाए हुए मंसूबे हैं। तो सर मुझे ये याद पड़ा, और अभी मैं थोड़ा सा चेक भी कर रही थी कि उस वक्त जो 2019 में जो ड्रिलिंग वगैरह हुई थी, जो एक्सोन मोबिल की तरफ से ड्रिलिंग की जा रही थी, तो उसके बाद जो ऑयल और जो कुछ निकला था तो उसके बारे में तो बाकायदा तौर पर यह कह नहीं दिया गया था कि ये तिजारत के लिए ये तेल सही नहीं है, और फिर वो मामला खत्म हो गया था, ज़खायर कम है सर। उसका सबब है, बड़ी अच्छी आपने बात की और बड़ा अच्छा मौजू आपने छेड़ा। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिका है और इसमें इमरान खान ने पहला कदम तो लिया, ये तो आप मानती हैं ना, और ड्रिलिंग तो इमरान खान ने कराई, ये भी आप मानती हैं। उसके दो इश्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला इशू ये है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर 1973 का, उसके अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि वेल हेड, यानी जहाँ से तेल निकलेगा उसके सर के कुएं का जो सर बाहर आएगा, वो उस सूबे की इजाज़त के बगैर आप ना ड्रिलिंग कर सकते हैं और उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर आप इसकी किसी को सेल भी नहीं कर सकते, इसलिए कि एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है जो लैंड जहां तक उसका ताल्लुक है, और उसके अंदर से अगर मिनरल या कोई रिसोर्स निकलता है तो वो भी पहला हक उन्हीं का है। आपको पता है कि बहुत लंबा अरसा एक जिद्दोजहद सुई गैस के हवाले से, जो सुई के मुकाम से निकलती है बलूचिस्तान से, वहाँ झगड़े भी हुए, मज़ामत भी बड़ी शदीद किस्म की हुई, बंदे भी मारे गए बेशुमार, और लोग लड़ते रहे कि ये यहाँ से निकलती है, और आपका दस्तूर 1973 का उसको केटर करता है इसको। एक बात, पहली बात यह है कि क्या आप किसी से बुला के पूछ लें कि किसको पता था सिंध की गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर समेत कि कोई वहाँ पे सौदा हो गया हमारा या कोई हमारी डील हो गई है। डील क्या होती है जी, उस तरफ मैं आता हूँ। इसका दूसरा मैं शॉर्ट करता हूँ। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो
जितनी भी चीज़ों को आप प्राइवेटाइज करेंगे और जितनी भी चीज़ों को आप प्रोक्योरमेंट उसकी करेंगे या जितनी भी चीज़ें आप सेल करेंगे, उसके लिए अलग अलग डिवीजन्स हैं, जो मिनिस्ट्रियां हैं जो इनको डील करती हैं। अब उनमें से आप किसी को बुला के पूछें, उनमें से किसी को पता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बात है, जिसका 25 करोड़ लोगों का ये तेल होगा, ये किसी 2-4 मोतबरों का तेल नहीं है कि वो बैठ के कहें कि मैं इसको बेचता हूं। नहीं बेचा जा सकता इस तरह से। आप इंटरनेशनल टेंडरिंग करें, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे। कंपनियां सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं है, कंपनियां तो रास तो नूरा में सऊदी अरब के अंदर भी तेल की कंपनी मौजूद है, और बेशुमार कंपनियां जो ब्रिटिश ऑयल कंपनियां हैं वो भी मौजूद हैं, जो ईरान के अंदर थे वहां से निकाले गए थे, वो कंपनियां भी मौजूद हैं, रशिया भी मौजूद है, चाइना भी मौजूद है। तो एक चीज आपके पास मिसाल के तौर पे ये आपने फरोख्त करने का प्रोग्राम बनाया। दिस इज सर 2019 में जो ड्रिलिंग शुरू हुई थी वो भी हम 9 साल बाद करने में कामयाब हुए थे। अभी वाली डील को आप कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट है, तो इमरान खान के प्रोजेक्ट से आज की डील का क्या ताल्लुक 2019 और 2025 सर? नहीं, ये इमरान खान का इनिशिएटिव है। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं इस बात का मुखालिफ हूं कि उसके ऊपर लोगों के नाम लिखे जाएं कि फलानी का अस्पताल और फलाने का पार्क। ये किसी ने अपने बाप के पैसे नहीं लगाए हुए, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये इमरान खान का प्रोजेक्ट है। ये इमरान खान की गवर्नमेंट जिसका मैं हिस्सा था और ये उसका प्रोजेक्ट था, और वजह उसकी ये थी बंद होने की कि इससे पहले भी 2 चीजें आप याद रखें। जो पहला जो झगड़ा हमारा हुआ था अमेरिका के साथ लियाकत अली खान की शहादत से थोड़ा सा पहले, वो ये था कि जो ऑयल वेल्स थे उनके हवाले से, ये तो उन्होंने अब पेपर्स अपने लीक किए हैं, उठा के पढ़ लें कि ईरान के ऑयल वेल्स तक वो एक्सेस चाहते थे फॉर सम अल्टीरियर मोटिव, जिसमें से जो हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म थे शहीद खान लियाकत अली खान साहब, वो उन्होंने इनकार कर दिया था। एक दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कराची में नहीं है, पुठवार के अंदर जो मेरा इलाका है ससुराली चौतरा सवान जिसको कहते हैं, इसके अंदर और मियावाली के रास्ते में तलागंग के अंदर और फिर करक में और फिर पूरे फाटा में ये रिजर्व्स मौजूद हैं। तो ये किस तरह से जब तक कोई कंसेंसस नहीं होता प्रोविंसेस का, क्योंकि मिनरल जो हैं वो ये भी मिनरल्स में से ही आता है, तो ये जो नीचे कुदरती वसाइल हैं इनके अलग-अलग बाकायदा कवानीन बने हुए हैं। एक कानून जो ताज़ा जिसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही थी वो आपके सामने है कि वो केपी से मुतल्लिका है। तो ये तो एक फसाद पैदा करेंगे फेडरेशन और सूबों के दरमियान। सही। अब मुझे ये फरमाइए सर, अब जरा जो 5 अगस्त को आप लोग करने जा रहे हैं उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। अलीमा खान साहिबा ने आज एक्स पर पोस्ट की कि कासिम और सलेमान ने चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। सफ़ीर उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतज़ार है, लेकिन कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि उन्हें वीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास नादरा से जारी नाइकोप मौजूद है और आखिरी सफ़र भी उन्होंने इसी नाइकोप पर ही किया हुआ था। सर देखिए, पहली बात यह है कि जब भी कोई आएगा पाकिस्तान में और वो वीज़ा मांगेगा और वो पाकिस्तान में उसके दादा की कब्र है, पाकिस्तान उसके बाप का मुल्क है, तो इसलिए उसको आने से नहीं रोका जा सकता। कोई एक मिसाल नहीं है, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान में, अभी भी एक वजीर ऐसा है जो पाकिस्तान में उतरने के बाद जिसका शनाख्ती कार्ड जारी हुआ है, वो बड़े अहम ओहदे पे फायज है। इससे पहले वजीर आजम में 1 से ज्यादा ऐसे आए जिन्होंने जब पाकिस्तान में लैंड करने के बाद उनका इमरान खान के बेटों के लिए ये बहस क्यों शुरू की जाए? दिल खुला करो, हिम्मत करो, हौसला करो। मौजूद है नहीं उनके बेटे के लिए, उनके बेटों के लिए आवाम साहब कोई और बहस नहीं कर रहा। उनकी अपनी बहन कह रही है कि वीजों के लिए जो है वो दरखास्त दी गई है। तो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जब नाइकोप मौजूद है तो फिर वीजों के लिए दरखास्त क्यों दी गई है? सर मैं इस बहस में मैं जाना ही नहीं चाहता। आना उनका फंडामेंटल राइट है, आना उनका अपना मुल्क है। ये वो बच्चे नहीं है जो बाप की करप्शन बचाने के लिए 2 आए थे, जब वापस गए FIR नैब ने कहा कि तुम्हें हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, पाकिस्तान आओ या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी नहीं है। ये तो शुक्र है कि वो कहते हैं अभी भी कि हम पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान आना उनका राइट है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी, उनको भी रोका हुआ है बहुत सारों को, उनको भी वापस आना चाहिए। आपके जो कलीग्स रुके हुए हैं उनको भी वापस आना चाहिए। सबके लिए रास्ते खोले जाएं। ये कहते हैं हम बड़े पॉपुलर, डरते हुकूमत की जानिब से नहीं की जा रही है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ अवान साहब कि अलीमा खान साहिबा की तरफ से ये इशू उठाया गया ना, तो इसलिए कि जब एक चीज़ उनके पास एक फैसिलिटी मौजूद है तो फिर वीज़ों के लिए क्यों दरख्वास्त दी जा रही है? अब ये भी बता दीजिए अवान साहब कि खबरें खान साहब ने उन्हें दौरे पाकिस्तान से रोक दिया है और उन्होंने एक बात की है जी, वो ट्वीट किया उन्होंने जी, वो ट्वीट किया। अवान साहब मुझे ये बता दीजिए कि कासिम और सलेमान आ रहे हैं पाकिस्तान या नहीं आ रहे? जी
नहीं, यकीनन आएंगे जी, मुझे पूरा यकीन है कि आएंगे। क्यों नहीं पाकिस्तान आएंगे? पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो आएंगे। लेकिन ये दो अलग बातें हैं। पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो आएंगे, उनको रोकना नहीं चाहिए, दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जो तहरीक चलाने के लिए उनका अब्बा काफी है, वो अब्बा जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं। ठीक है, यानी तो खान साहब ने उनको रोक दिया है। मैंने जितना इस पे कहना था मैंने कह दिया। ठीक, अच्छा अवान साहब मुझे ये भी फरमाइएगा सर, इस हफ्ते 9 मई के केसेस के हवाले से बड़े अहम फैसले हो गए, सामने आए। हमारे उमर अयूब साहब हो गए, शिबली फराज हो गए, कई रहनुमा हैं आपके जिनको 10-10 साल तक की सजाएं दी गई हैं और पीटीआई मुस्तरद कर रही है, इसको चैलेंज करने का भी ऐलान कर रहे हैं आप लोग। तो कब तक चैलेंज करने का इरादा रखते हैं और आपको लगता है कि आला अदालतों में बरकरार रह सकेंगी ये सजाएं अवान साहब? 3 हिस्से इसके। एक ये कि जो सजाएं आई हैं वो क्या हैं। मैं पहले भी ये आपको बताना चाहता हूं कि एविडेंस उसमें क्या है। जो सजाएं आई हैं, जिन लीडर्स के आपने नाम लिए, उमर अयूब का आपने नाम लिया, आपने शिबली अहमद फराज का नाम लिया, बाकी भी आपने नाम जो रेफर किए, वो सारे में जमा करके मैं बात करने लगा। इनके खिलाफ इल्जाम ये है कि एक 4 मई को साजिश होती है और वो साजिश होती है चक्री इंटरचेंज के ऊपर। उसका गवाह एक पुलिस वाला है, वो 4 मई को रिपोर्ट नहीं करता। उसके बाद 7 मई को एक साजिश होती है जो जमान पार्क में इमरान खान साहब के घर के अंदर होती है, उनकी बैठक के अंदर नहीं बल्कि उनके बिल्कुल सोफे के पीछे छुपा हुआ था पुलिस वाला, वहां भी पुलिस वाला गवाह है, वो 7 मई को भी रिपोर्ट नहीं करता, 4 वाला भी 7 तक नहीं करता। फिर एक साजिश जो इल्जाम लगाते हैं, सबसे जो एब्सर्ड है वो ये कि 9 मई को इमरान खान ने एक साजिश की है। 9 मई को आपको याद है इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए थे और आपको याद है कि 10 मई को ये 9 और 10 को पर्चे हुए हैं सारे, और आपको याद है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से इमरान खान जो है वो रिलीज हुए थे। अब ये गवाह जो मई है उसमें अपना बयान नहीं देते, एफआईआर में ये नहीं है, मौके पे मौजूद नहीं है, ये जून में नहीं देते, ये जुलाई में नहीं देते, ये अगस्त में 105 दिन गिन कर उसके बाद इनका बयान लिखा जाता है। आप किसी वकील से बुला के पूछ लीजिए, डोंट बिलीव मी, कि अगर 2 दिन की भी डिले हो जाए किसी की स्टेटमेंट में तो 161 की स्टेटमेंट जिस तरह की इनकी स्टेटमेंट्स हैं उसको मुस्तरद करती हैं अदालतें, इसलिए कि वो कहते हैं कि ये सर इसको चैलेंज कब तक करने जा रहे हैं अवान साहब? 4 घंटे की एफआईआर में डिले हो। अच्छा दूसरा इसका पहलू जो है अपने छेड़ा, उस पर मैं सिर्फ एक तबसरा कर, नूर मुकद्दम का केस है, उसके बारे में भी खबरें चल रही हैं कि कोई बड़े किसी हाउस में सौदा करने की कोशिश हो रही है। ऐसे काम नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप सेट करे एग्जीक्यूटिव आर्म। तो नूर मुकद्दम के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रिसेंट जजमेंट है उसके मुताबिक एक साइलेंट क्रेडिबल विटनेस उन्होंने कहा है सीसीटीवी फुटेज को, वो हम मांगते हैं, नीचे नहीं पेश की गई। प्रेसिडेंशियल मर्सी की कोशिश हो रही थी लेकिन डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दे दी है वो फिजिकली बिल्कुल फिट है। क्या चीज जी? सर सदारती जो है वो लेने की कोशिश की जा रही थी मर्सी, लेकिन अब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दे दी है कि वो फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट है। इन्हीं बुनियादों पर, इन्हीं ग्राउंड्स पर लेने की कोशिश की जा रही थी। वो है ना, ये प्ली नहीं थी ना, लेकिन देखे ना पिछला दरवाजा तो किसी ने खोला ना। इमरान खान के लिए डॉक्टर्स नहीं जा सकते, पिम्स के 2 डॉक्टर दौड़ के चले गए पिम्स के। ये जो आप देखें ना ये किस तरह से क्या ट्रीटमेंट हो रहा है हमारे साथ। अगर मुझे आप क्विकली बता दें कि कब इसको चैलेंज करने जा रहे हैं सर मामले को? ये जो 15 डेज के अंदर ये चैलेंज होनी है, लेकिन उससे पहले 1-2 स्टेप्स और हैं जो हम लेंगे। मंडे से वो स्टेप्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। सही, बहुत शुक्रिया आपका बाबर अवान साहब प्रोग्राम में थे, मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान। हम गुफ्तगू कर रहे थे और कुछ मजीद स्टेप्स की भी बात कर रहे हैं जो कि मंडे से जिसका हम देखेंगे कि उसका आगाज़ हो जाएगा पीटीआई की तरफ से। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के पास।